रेडियो एक्टिविटी यूनिट 4 में आज हम पढ़ेंगे डिटेक्शन एंड सेपरेशन ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है, इसे कैसे पहचाना जाता है और इसे कैसे अलग अलग किया जा सकता है। आइसोटोप, जैसे हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हम कहते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। क्लोरीन की बात करते हैं तो 17 क्लोरीन 35 और 17 क्लोरीन 37। इन सभी में आइसोटोप में Z का मान सेम होता है और A का मान डिफरेंट होता है। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम होते हैं और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम है इसलिए पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह रखा जाता है। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम है तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी सेम है, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम है तो इसकी केमिकल रिएक्टिविटी भी सेम, केमिकल रिएक्शंस भी सेम होती है। लेकिन रेट ऑफ रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। रेट ऑफ रिएक्टिविटी हैवियर की अलग होती है और लाइटर की अलग होती है। तो इसी बेस पर हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं और हम इसे सेपरेट करते हैं। तो हम आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ सेपरेशन भी बढ़ते चलेंगे। तो पहला टेक्निक जो है इसका वो है मास स्पेक्ट्रोस्कोप। इसे हम एस्टन मास स्पेक्ट्रोस्कोप भी बोलते हैं, क्योंकि इसे सबसे पहले एस्टन ने किया था, इसलिए हम इसे एस्टन मास स्पेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। इस पिक्चर में जो डायग्राम देख रहे हैं ये हमारा एस्टन मास स्पेक्ट्रोस्कोप है। ये विसर्जन नली है जहाँ से हमें पॉजिटिव रेज मिलती हैं। डिस्चार्ज ट्यूब से मिलने वाली धनात्मक किरणें पॉजिटिव रेज को 2 स्लिट से पास करा जाता है ताकि हमें नैरो बीम मिल जाए। जब हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करते हैं तो नेचुरली ये पॉजिटिव रेज है तो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होगी, नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है ये। जब ये नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होकर के आगे जाती है तो हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का इस तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं कि अलग अलग E/m, what I am telling you here, E/m, what is E? E is the charge, E is the charge and m is the mass. चार्ज ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन से रिप्रेजेंट होता है, मास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आते हैं, तो मास अलग अलग आइसोटोप का अलग अलग हो जाता है। तो E/m अलग अलग आइसोटोप के लिए अलग अलग हो जाता है। यहाँ जो आप देख रहे हो ये 2 पार्ट में डिफ्लेक्ट हो गया, 2 भाग बन गए इसके, 1 और 2। यानी इस जो हमारे पास बुक में ये जो डायग्राम बना रखा है ये नियोन की डिस्चार्ज ट्यूब है। तो नियोन के अंदर 2 आइसोटोप है, इसलिए जब इसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से पास करा जाता है तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। फिर जब हम इसे यहाँ करते हैं तो अलग अलग E/m के पार्टिकल इधर फोटोग्राफिक फिल्म पर अलग अलग स्पॉट बनाते हैं। ठीक है, नियोन में 2 आइसोटोप है तो यहाँ पर 2 स्पॉट बनेंगे। जो आइसोटोप ज़्यादा प्रतिदीप्ति दिखेगा, ज़्यादा चमकीला दिखेगा, उस पर ज़्यादा पार्ट है, और जिस आइसोटोप का कम पार्ट होगा वो कम चमकीला दिखेगा। नियोन के केस में ये जो 2 पॉइंट होते हैं इन दोनों पॉइंट का रेशियो 9:1 आता है, क्योंकि नियोन में 2 आइसोटोप पाए जाते हैं वो 9:1 में पाए। ये देखिए नियोन के केस में 2 आइसोटोप है, एक है नियोन 20 और एक होता है नियोन 22। नियोन 20 9:122 में होता है। तो जब हम इसका एवरेज मास कैलकुलेट करते हैं तो 20 × 9 + 22 × 1 डिवाइडेड बाय 10, यानी नियोन का एवरेज एटॉमिक मास कितना आता है, 20.2। तो हम इस तरीके से एस्टन मास स्पेक्ट्रोस्कोप से हम अलग अलग E/m को अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग आइसोटोप हमारे पास सेपरेट हो जाते हैं। सेकंड मेथड हमारे पास है, सेकंड मेथड है हमारे पास डिफ्यूजन मेथड। सेकंड मेथड है हमारा डिफ्यूजन मेथड, विसरण विधि। विसरण डिफ्यूजन, पोरस प्लेट से जो डिफ्यूजन होता है तो डिफ्यूजन की रेट अलग अलग होती है अलग अलग आइसोटोप के लिए। हेवी आइसोटोप धीरे धीरे विसरित होता है, लाइटर आइसोटोप जल्दी विसरित होता है, क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ वेपर प्रेशर डेंसिटी, या हम कह सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ द मास। तो जिसका ज़्यादा मास होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, जिसका मास कम होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। और सिंपल शब्द में हम क्या कह सकते हैं, लाइटर आइसोटोप विल डिफ्यूज अर्लियर एंड गैस रिमेनिंग बैक में जो गैस रह जाती है दैट रिमेन रिच इन हैवियर आइसोटोप।
यहाँ पर गैस ही विस्तरित होती है। डिफ्यूजन के लिए आइसोटोप किस में होना चाहिए? गैस फॉर्म में होना चाहिए। लिक्विड का डिफ्यूजन नहीं हो सकता। इसलिए सपोज हमें यूरेनियम का अलग अलग करना है तो यूरेनियम को हम पहले गैसियस फॉर्म में यूरेनियम फ्लोराइड में बदलते हैं, फिर जब हम इसका डिफ्यूजन करते हैं तो लाइटर आइसोटोप पहले डिफ्यूज़ हो जाता है और जो लास्ट में बचा रहता है उसमें हमारे पास हैवी आइसोटोप बचता है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये डायग्राम हमारे पास विसरण का है। निर्वात पंप द्वारा भारी समस्थानिक से समृद्ध, हमारे पास जब हम इससे यहाँ से गैस को पास करते हैं, यहाँ आप क्या देख रहे हो कि जब हम इससे गैस को पास करते हैं तो जो लाइटर आइसोटोप होता है वो इधर पहले पास हो जाता है और बचा हुआ आइसोटोप कौन सा रहता है? हैवी आइसोटोप रह जाता है। तो ये डिफ्यूजन मेथड का एक्सपेरिमेंटल फॉर्म है। थर्ड मेथड है हमारा थर्मल डिफ्यूजन मेथड, जिसे हम बोलते हैं तापीय विसरण विधि। तापीय विसरण विधि में क्या सिस्टम होता है? इसमें हम ये तापीय विसरण विधि का एक्सपेरिमेंटल फॉर्म है। इसमें बीच में एक वायर होता है जिसे हम डिफरेंशियल हीटिंग करते हैं। इसका एक एंड ज़्यादा गर्म होता है और एक एंड कम गर्म होता है। ये एंड ज़्यादा गर्म किया हुआ है, ये एंड कम गर्म किया हुआ है। फिर इसके अंदर हम कोल्ड वाटर आसपास चैनल से पास करते हैं और उसका टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हल्का समस्थानिक ज़्यादा टेम्परेचर की तरफ कलेक्ट होता है और हैवी आइसोटोप जो होता है वो कम टेम्परेचर की तरफ रह जाता है। तापीय विसरण विधि जो अभी हमने देखा वो क्लोरीन के लिए जनरली यूज़ होती है। क्लोरीन में दो आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। एक तरफ जो हमारा लो टेम्परेचर एंड होता है वहाँ क्लोरीन 37 आइसोलेट हो जाता है और हाई टेम्परेचर एंड पर क्लोरीन 35 आ जाता है। फोर्थ मेथड है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, प्रभाजी आसवन विधि। प्रभाजी आसवन विधि से हम उन समस्थानिकों को अलग कर सकते हैं जिसके क्वथनांक में अधिक अंतर होता है। जिसके क्वथनांक में कम अंतर होता है, जिसके बॉइलिंग पॉइंट में कम डिफरेंस होता है, उसे हम इस मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे वाटर और D2O जो है उसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस केवल 1.4 डिग्री है, इसलिए हम उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसके दूसरी तरफ जो मरकरी है उसके दोनों आइसोटोप में सफिशिएंट डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में, इसलिए हम मरकरी के आइसोटोप को सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम टेक्निक देख रहे हैं, इसमें क्या भरा हुआ है? मरकरी, जिसके आइसोटोप हमें अलग करने हैं। इस बल्ब में हम लिक्विड एयर भरी हुई है जो ठंडा करती है, उसका काम क्या करना है? ठंडा करना। ठीक है, बाहर पानी भरकर हम उसे गर्म करेंगे और उस तरीके और ये कॉर्क खोल करके यहाँ से हम मरकरी को निकाल सकते हैं। जब हम इसे इस गर्म पानी के कारण जब हमारा सिस्टम हीट होता है तो मरकरी के दो आइसोटोप में से पहले वो आइसोटोप वेपर में बदलता है जो लाइटर आइसोटोप है। जब इस मरकरी के आइसोटोप में से लाइटर आइसोटोप ऊपर जाता है तो ऊपर निकलने की कहीं जगह नहीं है, ये बंद है इधर से, तो कहीं जाएगा नहीं। लिक्विड एयर उसको ठंडा करेगी और मरकरी का लाइटर आइसोटोप इधर जमा हो जाता है। मरकरी का लाइटर आइसोटोप इसके बॉक्स, इस बल्ब के चारों तरफ जमा हो जाता है और जो बचा हुआ मरकरी इसमें नीचे रहता है, उसमें हैवी आइसोटोप रहता है। अब हम क्या करेंगे? एक बार करने के बाद हम इस कॉर्क को यहाँ से खोलेंगे तो लाइटर आइसोटोप ऊपर रह गया, तो हमारे पास जो मरकरी आएगा उसमें हैवी आइसोटोप अलग हो जाएगा और बाद में उससे खुरच करके हम लाइटर आइसोटोप को अलग कर सकते हैं। लास्ट मेथड है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। हम सब जानते हैं वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं हम तो हाइड्रोजन कैथोड पर जमा होती है और ऑक्सीजन एनोड पर जमा होती है। जब हम प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो खूब सारा पानी जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाता है तो जो लास्ट में बचा हुआ पानी रहता है वो रिच आइसोटोप यानी D2O में बचा रहता है, इसलिए वो क्या कहलाता है? हैवी वाटर कहलाता है। उस हैवी वाटर को हम मॉडरेटर के रूप में पावर स्टेशन में यूज़ करते हैं। तो ये सारे मेथड्स थे जिससे हम आइसोटोप को अलग अलग कर सकते हैं। हमने पढ़ा पहला मास स्पेक्ट्रोस्कोप, फिर हमने पढ़ा डिफ्यूजन मेथड, फिर हमने पढ़ा थर्मल डिफ्यूजन मेथड, फिर हमने पढ़ा प्रभाजी आसवन और फिर हम लास्ट में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। थैंक यू।